नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टायरलेस कुमार। और आज के इस वीडियो में भारत का जो भूगोल है उसका हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, भारत की नदियाँ। इसका ये तीसरा पार्ट होगा, प्रायद्वीपीय भारत। इससे पहले हमने जो भारत की नदियाँ हैं उसको दो टाइप में बांट के, हिमालयन नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदियाँ में सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, इसको काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। साथ ही इसके संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उसको भी हमने काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया था। तो अगर आप वो लोग नहीं देखे होंगे तो देख लेना, काफ़ी अच्छा और रहने वाला है आपके लिए। अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत से जुड़ी हुई नदियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले आपके लिए एक प्रश्न है, प्रायद्वीपीय नदियाँ से एक प्रश्न है, देखते हैं आप इसका आंसर दे पाते हैं कि नहीं। कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसको कौन सी नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो 2 बार काटती है? आपके लिए ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, माही या कृष्णा। सही आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, नहीं तो लास्ट में तो हम बताएंगे ही, वीडियो में आपको खुद पता चल जाएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे टॉपिक वाइज काफ़ी विस्तृत जानकारी आपको दिया जाएगा। साथ ही इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नहीं तो टायरलेस सर्च कीजिएगा, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। साथ ही इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ जाना। कोई अगर क्वेरी हो या चाहते हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एक बार फिर से जान लेते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियाँ होता क्या है, ठीक ना, और हिमालयन नदियाँ क्या होता है। ये आपको भारत का मैप दिख रहा होगा, इसको हम बीच से, जैसे कर्क रेखा है ना, वहीं से इसको डिवाइड करते हैं। तो जो ऊपर का रीजन है नॉर्थ साइड, उसमें जो भी नदियाँ हैं मुख्यतः उसका सोर्स क्या है? हिमालय है, इसलिए उसको हिमालयन नदियाँ कहा जाता है। ये जो है उद्गम इसका हिमालय से होता है और इसमें हमेशा क्या होता है, पानी होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर पिघलता है और साथ ही स्वच्छ पानी रहता है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय क्या होता है? तो एक ऐसा भूखंड जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। ओके, अगर कोई प्रायद्वीप के है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 3 तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ से क्या हो, जो मुख्य भूमि है, जो मुख्य लैंड है, उससे जुड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। वही एक टर्म आता है खाड़ी का। खाड़ी क्या होता है कि समुद्र का पानी मुख्य भूमि के अंदर बहुत दूर तक आ जाए। ओके, इससे जो संरचना क्रिएट होता है, या फिर आप यूँ कह सकते हो कि नदी के द्वारा जो बहा के मिट्टी लाया जाता है, उससे अगर समुद्र में एक टापू जैसा बन जाए, ठीक ना, इस टाइप का, तो वो क्या होता है? खाड़ी होता है। तो दोनों में डिफरेंस काफ़ी अधिक होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ मतलब ये जो पूरा पार्ट है ये आपको प्रायद्वीप की तरह दिख रहा है, तो इसके बीच में जो नदियाँ हैं उसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। इस नदियों में खास बात क्या होता है? तो ये मौसमी होता है, मतलब वर्षा के टाइम में इसमें आपको अधिक पानी देखने को मिलेगा, गर्मी के टाइम में क्या होगा, कम पानी देखने को मिलेगा। इसकी जलधाराएं क्या होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है गर्मी के टाइम में। ओके, तो आप इसको कह सकते हो कि प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती है, मौसमी होती है। साथ ही जो नॉर्थ ईस्ट का होता है, हिमालयन नदियाँ एवरग्रीन होती है। एवरग्रीन, इस टर्म को थोड़ा याद रखिएगा, ये कई बार प्रश्न आ चुका है। अब हम लोग ये समझ गए। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म और आपको समझना चाहिए, द्वीप क्या होता है? ये तो ने प्रायद्वीप पढ़ लिया, एक टर्म होता है द्वीप। द्वीप वो होता है जिसके चारों साइड पानी घिरा हो, ठीक ना, जिसके चारों साइड पानी हो उसको हम कहते हैं द्वीप। 3 साइड पानी हो उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। क्लियर? अब जो दक्षिण भारत की नदियां हैं या जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो होगा अरब सागर का और दूसरा क्या होगा, बंगाल की खाड़ी साइड का। ये क्या होता है, जैसे अगर आप ये मैप देखो, इसको थोड़ा इरेज करें, हाँ, इस मैप को अगर देखें तो इस साइड जो है वो है अरब की खाड़ी, अरब सागर जिसे कहते हैं, और इस तरफ क्या है? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो इस तरफ जो नदियाँ गिरेगी इसको हम कहेंगे बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, और इसे कहेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदी। एक टर्म और, बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है वो बनाती है डेल्टा। डेल्टा, ओके, और जो अरब सागर में गिरती है वो बनाती है एस्चुरी। क्लियर? तो ये टर्म थोड़ा आप याद रखिएगा। साथ ही एक चीज़ और, जैसे जहाँ नदियाँ गिरती है, जैसे बे ऑफ बंगाल में गिरी तो इसका मुख ये हुआ, जहाँ पे गिर रही है ना वो मुख हुआ, जहाँ से ओरिजिन पॉइंट हुआ वो मुख नहीं होता। तो जैसे अगर इधर मुख हुआ, इसका इधर मुख हुआ, तो दायां साइड कौन हुआ? ये हुआ, और बायां साइड ये हुआ। क्लियर? जैसे प्रश्न आ गया था अभी, एक एसएससी एलडीसी का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था कि गंगा नदी के
दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन सी है, सहायक नदियाँ, तो आपको सोन पे टिक करना था। तो ऐसे प्रश्न कई सारे आते हैं। गंगा नदी सिस्टम को काफ़ी अच्छे से हमने कवर किया हुआ था, अगर आप नहीं देखे होगे तो उसको देख लेना, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो सोन नदी क्या है, दाएं साइड से मिल रहा है, ये सब नदी जो है ना वो दाएं साइड से मिल रही है, ऊपर वाली सारी नदियाँ क्या है, बाएं साइड से मिल रही है। अब आते हैं अरब सागर की नदियाँ। पहले हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी वाली नदी, क्योंकि इससे आपके अधिक प्रश्न आते हैं। तो इसमें कौन कौन सी नदी है, एक लाइन से कोशिश कीजिए याद करने का। ये तो इधर आपका हुबली हो गया, हुबली गिरता है। स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्रह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बेंगई और ताम्रपर्णी, ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। रिपीट करते हैं, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्रह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बेंगाई और ताम्रपर्णी, ये सब नदियां जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती है। यहाँ पे आपके जो प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं वो आपको मिलेगा कृष्णा नदी, कावेरी नदी, इधर आपका हुबली से थोड़ा बहुत प्रश्न आएगा, उसकी सहायक नदी दामोदर से एक प्रश्न आ जाएगा, महानदी, गोदावरी, ये सब जो है इस सब से आपको अधिक प्रश्न आएगा। तो इसको हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। और सबका जो मेन प्रश्न आता है कि कहाँ से निकलती है, कुछ कुछ विशेषता किन राज्यों से गुजरती है, तो ये सब पे ध्यान देंगे। एक चीज़ तो टर्म सबका क्लियर है कि ये सारी नदियाँ गिरती कहाँ पे है, तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वहीं अगर अरब सागर की बात करें तो इसमें साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपूजा। फिर से रिपीट करते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं नाम लिखना भूल गया सबका। देखो साबरमती, माही, जो पीडीएफ होगा ना उसे मैं लिख दूंगा, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपूजा। यहाँ पे जो माही रिवर है, माही, वही कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। माही कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। ये जो नदी है ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाली नदी, यही है माही, ठीक ना। यहाँ पे एक थोड़ा सा टर्म है इसका, तो ये कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दामोदर नदी से। ओके, देखो दामोदर नदी जो है हुबली में आकर मिल जाती है। दामोदर नदी हुबली में आकर मिलती है और फिर ये बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये निकलती कहाँ से है, छोटा नागपुर से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर, झारखंड से। यहाँ पे आपको रिवर दिखा रहे हैं हम, दामोदर, स्वर्ण रेखा और ब्रह्मणी, ऊपर की जो 3 नदियाँ हैं ये निकलती है कहाँ से, झारखंड से। बीच में आपको वैतरणी जो दिख रहा है ये निकल जाते हैं ओडिशा से ही। ओके, तो ब्रह्मणी, स्वर्ण रेखा और दामोदर ये कहाँ से निकलेगा, झारखंड से निकलता है। तो ये छोटा नागपुर से निकलेगा, झारखंड से निकलते हुए पश्चिम बंगाल में जाता है और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। इसकी विशेषता क्या है, तो दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुबली नदी में जाकर मिल जाती है। एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है कि हुबली की सहायक नदी कौन सी है, तो दामोदर। हुबली की सहायक नदी दामोदर है। हुबली के बारे में मैंने बताया हुआ था कि फरक्का बैराज जो है, जहाँ से महानंदा और गंगा दोनों मिलती है, फरक्का बैराज, वहीं से हुबली नदी निकलती है। हुबली नदी की सहायक नदियों की बात करें, पद्मा नदी भी उसी का है और दामोदर नदी भी उसी का है। तो ये हुबली है। ओके, तो यहीं से आगे हम पढ़ रहे हैं अभी। उसके बाद दूसरा, ये दामोदर हमारा हो गया। अब आते हैं स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी ये आपको दिखेगा कि ये भी निकलता है झारखंड से, फिर यहाँ पे ओडिशा होते हुए पश्चिम बंगाल में जाता है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ये आपको दिख रहा होगा स्वर्ण रेखा नदी। ये भी क्या होता है, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ये निकलता कहाँ से होगा, तो झारखंड से ही। स्टार्टिंग पॉइंट इसका यही है स्वर्ण रेखा नदी का। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि 3 नदियाँ दामोदर, स्वर्ण रेखा और ब्रह्मणी कहाँ से निकलती है, झारखंड से, याद रखिएगा। फिर है वैतरणी नदी, ये निकलता है क्योंझर पठार ओडिशा से। ये छोटी नदी है थोड़ी, वैतरणी जो है थोड़ी छोटी नदी है, ये आपको ओडिशा से ही निकलता हुआ प्रतीत होगा और ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। इसका काफ़ी छोटा मुहाना है, ओडिशा से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। अब आते हैं ब्रह्मणी नदी पे, ये थोड़ी बड़ी नदी है ब्रह्मणी। ब्रह्मणी नदी क्या होता है कि आपको मिलेगा उड़ीसा में राउरकेला, राउरकेला से आगे ब्रह्मणी नदी का वो हो जाता है। उससे पहले शंख नदी जो कि झारखंड से है और कोयल नदी, ये दोनों आके मिलती है राउरकेला में और वहाँ से जो ब्रह्मणी नदी है वो फिर निकलती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो झारखंड से आने वाली 2 नदियाँ शंख और कोयल, ये दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती है, झारखंड से निकलती है और ये उड़ीसा के राउरकेला में मिल जाती है और वहीं पे ब्रह्मणी नदी कहलाती है। तो अगर सेपरेटली प्रश्न आए कि ब्रह्मणी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो शंख नदी और कोयल नदी कह सकते हो, ठीक ना।
राउरकेला उड़ीसा में, ये आपको पता है। वो किन नदियों का संगम है? तो शंख नदी और कोयल नदी का। ओके, वैतरणी नदी के पास बंगाल की खाड़ी में ये जाकर मिल जाती है। यहाँ पे वैतरणी नदी उसी के पास पड़ता है, वहाँ पे वो आकर क्या होता है, वैतरणी नदी हम पढ़े हुए थे, ये वहीं पे आकर क्या होता है, दोनों एक ही जगह पे है, वो बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाता है। इसके बाद हमारा है महानदी, जिससे कई सारे प्रश्न आते हैं। महानदी ये, ओके, तो ये सिंघवा पठारी छत्तीसगढ़ से निकलता है। महानदी कहाँ से निकलता है? सिंघवा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। रिपीट करते हैं, छत्तीसगढ़, ये पूछ ले किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो छत्तीसगढ़ से होते हुए, छत्तीसगढ़ से निकलते हुए थोड़ा मतलब ये उड़ीसा में जाता है, और फिर ये बे ऑफ बंगाल में आ जाता है। इस पे एक कौन सा, हीराकुंड, हीराकुंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड डैम जो है वो महानदी पर है। ओके, उड़ीसा के कटक शहर में यह नदी डेल्टा बनाती है। जो महानदी है वो डेल्टा कहाँ बनाती है? उड़ीसा के कटक शहर में। मतलब कटक शहर जो है किस नदी के तट पर हो गया? तो महानदी के तट पर, महानदी के तट पर। साथ ही तेल नदी और जौक नदी इसकी सहायक नदी है। मतलब अगर हम बना दें इसको, तेल नदी और दूसरा जौक नदी क्या है? इसकी सहायक नदी है, इसकी महानदी की सहायक नदियाँ हैं। ओके, ऐसा आप कर सकते हो। इसके बाद आते हैं गोदावरी। गोदावरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। अगर आप इस मैप में देखो तो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और साथ ही इसकी ढेर सारी सहायक नदियाँ हैं। पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबड़ी, मंजीरा। एक इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है इसमें, वो है मंजीरा। ओके, तो इनकी सहायक नदियाँ याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये महाराष्ट्र से निकलती हुई ओडिशा में जाती है, फिर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में जाती है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। रिपीट करता हूँ, या तो प्रश्न होगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा है, 2525 किलोमीटर, याद होना चाहिए। साथ ही ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी, माफ कीजिएगा, सबसे लंबी नदी है। इसे कई नाम से जानते हैं। एक बृहद गंगा कहते हैं, बूढ़ी गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न काफ़ी रिपीट होता है कि किसे दक्षिण भारत का गंगा कहते हैं, तो वो है गोदावरी नदी। साथ ही नासिक जो है, नासिक जो प्याज के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, संतरे के लिए प्रसिद्ध है, तो वह आपको गोदावरी नदी के तट पर मिलेगा। नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर मिलेगा। ओके, आई थिंक ये सारा क्लियर हो गया होगा। रिपीट कर लेते हैं, गोदावरी कितने स्टेट में है? तो महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और फिर बंगाल की खाड़ी। मतलब टोटल ये 5 स्टेट से होकर गुजरती है। अब आते हैं कृष्णा नदी पर। अच्छा, गंगा नदी कितने स्टेट से गुजरती है? तो वो भी 5 स्टेट से ही गुजरती है और 2 कंट्रीज से। ओके, चलिए कृष्णा नदी पे आते हैं। कृष्णा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो उद्गम है वो महाबलेश्वर से होता है। उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र में है। इसका बहाव क्षेत्र की बात करें तो ये महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी। मतलब जो भी स्टेट दामोदर नदी के पास है वो सारा है इसमें। ओडिशा, छत्तीसगढ़ को हटा दो, ठीक है ना, मतलब थोड़ा अलग हो जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और फिर ये बंगाल की खाड़ी, 4 स्टेट है इसके पास। इसकी विशेषता क्या है? यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। रिपीट करता हूँ, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सा हो गया? दामोदर। दूसरा हो गया कृष्णा। ओके, कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। कोयना नदी, कोयना नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी, आगे पढ़ेंगे, उसको महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। हैदराबाद कहाँ पे है? मूसी नदी के तट पर है। ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। रिपीट कर लो, यहाँ पे देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये कृष्णा नदी मेन है। इसकी सहायक नदियाँ बाईं तरफ से ये त्र्यंबकेश्वर है और इधर मूसी है। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भीमा होना चाहिए, भीमा, ठीक ना, सही कर लीजिएगा इसको। ये भीमा नदी है यहाँ पे। ओके, तो जो बाईं साइड से नदियाँ हैं वो हैं भीमा और मूसी, जबकि दाईं साइड से यही कोयना है, महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। फिर घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा मिलकर तुंगभद्रा नदी बनाती है। तो ये सब इसकी जो कृष्णा है उसकी सहायक नदियाँ हैं। ओके, तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास ये डेल्टा बनाती है। मतलब विजयवाड़ा जो है किस नदी के तट पर होगा? कृष्णा नदी के तट पर होगा। अब पेनार नदी एक छोटा सा नदी है, कर्नाटक के कोलार से निकलती है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पेनार नदी है। इसके बाद कावेरी नदी।
कावेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कावेरी नदी है, कावेरी, कृष्णा, पेन्नार के बाद कावेरी। एक लाइन से हम सारा पढ़ रहे हैं ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। इसका उद्गम जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से होता है और ये कर्नाटक, फिर तमिलनाडु और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर बात करें इसकी विशेषता की, विशेषता से हमेशा प्रश्न आएगा, साथ ही उद्गम और बहाव किन किन राज्यों के बीच है वो भी प्रश्न आएगा, क्योंकि कावेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है, यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसमें पूरे वर्ष भर पानी रहता है, इसीलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। याद रखिएगा, दक्षिण भारत का गंगा आपको गोदावरी पे टिक करना है, लेकिन गोदावरी ऑप्शन में नहीं हो तब कावेरी पे टिक करना है। ओके, जो बेंगई नदी है वो तमिलनाडु, मतलब जो नीचे बेंगई और ये ताम्रप्रभा है, तो बेंगई नदी तमिलनाडु से निकलते हुए पाक की खाड़ी, मदुरई शहर बेंगई नदी के तट पर है। यहाँ से हमको रिपीट करना चाहिए था, मदुरई शहर जो है तमिलनाडु का वो बेंगई नदी के तट पर है। साथ ही तमिलनाडु जो है पाक की खाड़ी में गिरता है, जो श्रीलंका और इंडिया का बाउंड्री है पाक की खाड़ी। ताम्रपर्णी नदी ये तमिलनाडु से मन्नार की खाड़ी में गिरता है, तमिलनाडु से निकलता है और मन्नार की खाड़ी में गिरता है। ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट जो बे ऑफ बंगाल में गिरता है, ठीक ना, बंगाल की खाड़ी में। अब है अरब सागर में गिरने वाली नदी। कौन कौन सी नदी है देख लो, इधर आपका नीचे से देखते हैं, भरतपुजा, पेरियार, गंगा वैली, शरावती। शरावती को साबरमती से कंफ्यूज नहीं कर लेना, ये शरावती है, ये साबरमती है। फिर है जुआड़ी, मंडावी, आगे है ताप्ती, नर्मदा, माही और लूनी। ओके, तो लूनी नदी पहला है। इसका उद्गम जो है वो अरावली पहाड़ी से निकलती है, अजमेर राजस्थान से, और इसका बहाव क्षेत्र जो है ना वो अरब सागर में नहीं गिरती, वो विलुप्त हो जाती है, मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। तो राजस्थान, गुजरात, कच्छ में, मतलब राजस्थान से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रन में वो विलुप्त हो जाती है। इसकी विशेषता क्या है कि यह नदी गुजरात के कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थलीय नदी भी कहा जाता है, लूनी नदी को। फिर है साबरमती नदी। इसका उद्गम उदयपुर जिले के अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि राजस्थान में है वहाँ से निकलता है, साबरमती नदी। बहाव क्षेत्र की बात करें तो ये राजस्थान से निकलता है, फिर गुजरात होते हुए कंपत की खाड़ी है, यहाँ पे आकर गिर जाती है। विशेषता की बात करें तो अहमदाबाद और गांधीनगर जो है वो साबरमती नदी के तट पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद और गांधीनगर किस नदी के तट पर है? साबरमती नदी के तट पर। फिर उसी के साथ एक आता है माही नदी। ये आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ से निकलता हुआ मिलेगा, और ये राजस्थान गुजरात होते हुए खंभत की खाड़ी में गिरती है, खंभत की खाड़ी में गिरती है। विशेषता की बात करें तो ये माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यही आपसे प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार कट करती है, तो वो है माही नदी। क्लियर। आगे आते हैं नर्मदा नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो नर्मदा और तापी ये दोनों नदी, ये एक तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी में से आता है नर्मदा और तापी, और साथ ही ये जो है डेल्टा नहीं बनाता, डेल्टा नहीं बनाता, ये एस्चुरी बनाता है। तो सबसे प्रश्न यही आता है इसके बारे में, तो नर्मदा और ताप्ती याद रखिएगा। इसका उद्गम नर्मदा का अमरकंटक की पहाड़ी की पश्चिमी ढाल से होता है मध्य प्रदेश में, और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए खंभत की खाड़ी में गिर जाता है नर्मदा। ओके, अगर बात करें मध्य प्रदेश में 87% है, महाराष्ट्र में काफ़ी कम है 1.5, और गुजरात में 11.5% है। ओके, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा की बात करें, जीवन धारा या जीवन रेखा, तो वो है नर्मदा नदी। साथ ही यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी क्या होता है? काफ़ी आसान है। भ्रंश घाटी क्या होता है कि 2 लैंड है, 2 घाटी है, ठीक है ना, उसके बीच में कोई अगर बल लगे, या तो वो इधर खिसक सकता है, ये नीचे ऊपर हो सकता है, या इधर इधर हो सकता है, या ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ भी हो, घाटी जैसा बने भ्रंश के कारण, तो उसे हम भ्रंश घाटी कहते हैं। डिफिनेशन की बात करें तो भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब 2 भ्रंश रेखाएं के बीच चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर खिसक जाती है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ढाल जैसा बन जाएगा, और ये भूखंड हमेशा क्या होते हैं, विपरीत दिशा में खिसकाव होगा, तभी इसका निर्माण होगा। साथ ही जर्मन भाषा में जो भ्रंश है उसको ग्रावेन कहा जाता है, ग्रावेन याद रखिएगा, कभी कभी शब्द में ग्रावेन टर्म यूज किया जाता है। अब बात करते हैं नर्मदा की, तो ये ज्वारमुख मतलब एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। रिपीट करता हूँ, नर्मदा और तापी डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य बहती है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य ये नदियाँ बहती है। सतपुड़ा आपको इधर मिलेगा, विंध्य इधर मिलेगा, इसके बीच ये नदियाँ बहती है। साथ ही प्रश्न आता है कि तापी और नर्मदा के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो यहाँ पे आपको सतपुड़ा मिलेगा, मध्य प्रदेश वाला। ओके,
नर्मदा और सोन ऐसी नदियां हैं जो एक ही स्थान यानी अमरकंटक से निकलती है और विपरीत दिशा में बहती है। अब सोन नदी मैंने दिखाया था कुछ देर पहले कि गंगा की इस साइड से सहायक नदी जो कि अमरकंटक से निकलती थी, और अमरकंटक से इस साइड सोन जाता है और इधर जो होता है वो नर्मदा निकल जाती है। क्लियर। मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर इसी नदी के तट पर है। जबलपुर जो है मध्य प्रदेश का काफ़ी फेमस है, वहाँ पे छावनी भी है। तो वो किस नदी के तट पर है? वो मिलेगा आपको नर्मदा नदी के तट पर। अब आते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलता है और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए खंबत की खाड़ी में गिर जाता है। इसकी विशेषता की बात करें तो ये भ्रंश घाटी से होकर बहता है। ये भी ज्वारमुख नदी यानी एस्चुरी बनाता है। और साथ ही सूरत की बात करें, जहाँ पे पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, वो भी ताप्ती नदी के तट पर ही है, सूरत। अब आते हैं मांडवी नदी। अब सारी नदियाँ थोड़ी छोटी छोटी सी हैं, ठीक ना। तो मांडवी नदी, इसका उद्गम कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से होता है जो कि वेस्टर्न घाट में है। बहाव क्षेत्र इसका कर्नाटक, गोवा और अरब सागर में। अरब सागर मतलब गिर जाती है। कर्नाटक, गोवा, अरब सागर। गोवा की राजधानी पणजी जो है वो मांडवी नदी के तट पर है। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि गोवा की राजधानी मांडवी किस नदी, पणजी किस नदी के तट पर है? तो वो है मांडवी नदी के तट पर। फिर आता है जुआड़ी नदी। इसका बहाव क्षेत्र गोवा से निकलता है, अरब सागर में गिर जाता है। एकमात्र नदी है जो गोवा से निकलती है, वो है जुआड़ी नदी, ठीक है। मतलब गोवा जुए के लिए फेमस है, तो वहाँ से जुआड़ी नदी निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। इसके बाद सारावती नदी और गंगावेली नदी, ये दोनों आपको कर्नाटक से निकलती हुई प्रतीत होगी और ये अरब सागर में गिर जाए। गंगावेली नदी कर्नाटक से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। वही पेरियार, कई बार पूछा गया प्रश्न है, पेरियार नदी कहाँ पे? केरल से निकलती है, अरब सागर में गिर जाती है पेरियार। भारत पूजा नदी, ये तमिलनाडु से निकलती है, फिर केरल होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो ये आपका पूरा नदी सिस्टम था। आपसे जो मैंने प्रश्न पूछा हुआ था, आई थिंक आपको उसका आंसर पता होगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी है? तो वो हो जाएगा आपका माही नदी। ओके, तो सेशन मेरे भी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ हो, त्रुटि लगा हो, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इंप्रूव कर सके। साथ ही पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ कुछ दिन के बाद मिलेगा क्योंकि इसमें हमको थोड़ा बहुत सही करना होगा, ठीक ना। तो यह सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।